हेलो, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं कि पाकिस्तान के क्षेत्र के खैबर गोमल बोलन दर्रे को दिखाए गए हैं और भारतीय जितने भी पठार और नदियां हैं यहाँ दिखाई गई हैं। नदियां जो हैं रेड कलर से हैं। इसे फिर दोबारा दे दिया जाएगा आपके इस मैप को, क्योंकि कलर को दिखाने के लिए इसे स्कैनिंग नहीं किया गया है। ध्यानपूर्वक अब देखिए दूसरे मैप को। यहाँ पर मुख्य रूप से जितने भी माउंटेन्स हैं जो इतिहास को जिसने प्रभावित किया है उन माउंटेन्स को ही दिखाया गया है। उससे ध्यानपूर्वक देखे, चाहे अरावली हो, और पठार को भी दिखाए गए हैं। अरावली, शिवालिक, रोहिलखंड, गिर रेंज, बालाघाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सतपुड़ा रेंज, छोटा नागपुर, बघेलखंड, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड थोड़ा ज़्यादा ईस्ट हो गया है, वेस्ट थोड़ा होना चाहिए। अब अगले मैप को आप देखिए। इसमें जितने भी आपके प्राचीन राजमार्ग हैं उसको दिखाए गए हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए उत्तरापथ, जो तक्षशिला, मथुरा, वाराणसी, चंपा होते हुए सोनार गांव तक जाता था। और उसके बाद साउथ के देखिए, अवंती, भणौज, पैठन, नासिक, अमरावती इत्यादि को कावेरीपट्टनम, पुहार के बीच था। ये जो पहले वाले मैप हैं उसी को दोबारा दे दिया गया है, क्योंकि वो स्कैनिंग नहीं किया हुआ था, स्कैनिंग करके दे दिया गया है। इस मैप को देखने के बाद जो है आप लोग वीडियो क्लासेस को अच्छी तरह से सुनिए, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इतिहास पर भूगोल का क्या प्रभाव है, क्यों महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मैं रवि कुमार, रेनेशा आईएएस में आपका स्वागत है। आज सामान्य अध्ययन इतिहास की ये पहली कक्षा है। मैं विशेष रूप से जेपीएससी का ध्यान रखूंगा, लेकिन यह कक्षा जो है आपके आईएएस प्रारंभिक परीक्षा या फिर अन्य आयोगों की प्रारंभिक परीक्षा में भी मदद करेंगे, और यहाँ तक कि मुख्य परीक्षा के लिए आपके ये अवधारणा बनाने में भी मदद करेंगे। मैं क्लास लेने के दौरान सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा ऐसा नहीं है, फैक्ट्स के साथ साथ अवधारणा को भी अच्छी तरह से क्लियर करता चलूंगा, ताकि आपको याद करने में जो है समस्या ना हो। तो पहला जो टॉपिक मैंने चुना है वह है इतिहास पर भूगोल का प्रभाव। मैं पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में ये बता चुका था कि इतिहास जो है भूगोल से पूरी तरह से प्रभावित है। अगर आपका मानचित्र अच्छा नहीं है, मानचित्र पर आपकी रुचि नहीं है, मानचित्र पर नियंत्रण नहीं है, तो आप इतिहास या भूगोल पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि इतिहास पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश भारत जो है विविधताओं से परिपूर्ण है। न सिर्फ सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विविधताओं से, बल्कि भौगोलिक विविधताओं से भी परिपूर्ण है। अगर आप सामान्य रूप से देखें तो हमारे देश में जो है उत्तर की ओर पर्वतीय क्षेत्र हैं, सुदूर उत्तर, जो हिमालय और हिमालय की छोटी बड़ी शाखाएं जो हैं उस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ज्योग्राफी का चीज है। हिमालय के ठीक दक्षिण में आपका है मैदानी क्षेत्र, विशाल मैदानी क्षेत्र है, जिसमें आपके पंजाब, हरियाणा से लेते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उधर असम तक ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है, इस सारे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। और उसके बाद जो है नॉर्थ में ही एक आपका है थार मरुस्थल, जो राजस्थान में है। उसके बाद हम लोग आते हैं मिडिल भारत में। ठीक है, आप लोग केवल ध्यान से सुनिए, आपको 3 मैप्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वीडियो के अंत में, उससे फिर देख लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। बोर्ड आते ही ये समस्या सारी दूर हो जाएंगी। तो फिर मिडिल इंडिया में आते हैं। तो मिडिल इंडिया में जो है वो पूरी तरह से पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर मालवा के पठार हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, हरिश्चंद्र है, अजंता की श्रेणियां हैं, बलाघाट है। इधर आप आइएगा तो छोटा नागपुर का पठार है, दंडकारण्य का पठार है। तो इस ढंग से आपका पूरा पठारी क्षेत्र है। फिर दक्षिण की ओर चलते हैं तो दक्षिण का क्षेत्र भी पूरी तरह से पठारी है, क्योंकि मध्य भारत और दक्षिण भारत दोनों को जो है प्रायद्वीपीय भारत में जो है शामिल किया जाता है। और दक्षिण भारत की जो एक खासियत है, एक ओर आपका पश्चिमी घाट है और दूसरी ओर पूर्वी घाट है। ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि
ये सारे चीज़ों ने, ये सारे भौगोलिक विशेषताओं ने भारत के इतिहास को पूरी तरह से प्रभावित किया है। तो अगर उत्तर की ओर हिमालय है तो हमेशा से आप देखेंगे कि प्राचीन काल में हिमालय की ओर से आक्रमण कम हुए हैं। तो वहाँ पर जो वीक पॉइंट था, दो था। एक उत्तर पूर्वी भारत जो म्यांमार की ओर से हो सकता था आक्रमण, और दूसरा था आपका जो आज पाकिस्तान में क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र। तो सिंध क्षेत्र में जो है आपके जो दो पर्वत प्रमुख हैं वो सुलेमान और कृथर है। और इधर जो आपके हैं उत्तर पूर्वी भारत में, तो वहां पर हिमालय की ही छोटी छोटी श्रेणियां हैं। तो यहां से जो समस्या थी कि यहाँ पर जो श्रेणियां थी वहां पर जंगली इलाका भी काफी था, और संसाधन से परिपूर्ण जो आपके हिमालय के उस पार यानी कि पूर्व की ओर बात करें तो उधर संसाधनों की विशेष कमी नहीं थी। लेकिन इधर जो है आपका सुलेमान और कृथर क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र है पाकिस्तान की ओर, उसके बाद जो है आपका मरुस्थलीय इलाका है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, वहां संसाधनों की भारी कमी थी। तो इधर से आपके काफी आक्रमण हुए। ठीक है, आक्रमण का वो क्षेत्र था। वहां पर जो है गोमल, खैबर इत्यादि दर्रे थे जहां से आक्रमणकारी आया करते थे। अब यहाँ पर जो आपका देखना है कि कोई भी शासक ऐसे क्षेत्रों में शासन करना चाहेगा जहां संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र हो। अब कोई थार मरुस्थल जो राजस्थान क्षेत्र है वहां पर तो उसके लिए कोई लड़ाई नहीं होगी, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। या जंगली पहाड़ी क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं होगी। आज अलग मैटर है, आज है कि जंगली और पठारी क्षेत्र में भी खनिज मिल गए हैं, वहाँ इंडस्ट्री है, तो उनका महत्व बढ़ गया है। लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ जो था मैदानी क्षेत्र का ज्यादा महत्व था। अब जो आपका आगे यहाँ पर जो आपको इतिहास में सबसे पहले समझना है कि कौन कौन से ऐसे भौगोलिक क्षेत्र थे जहां आकर्षण का क्षेत्र जो रहा अलग अलग राजवंशों के लिए, राजाओं के लिए, तो उस पर हम लोग पहले बात करेंगे। तो पहले हम लोग पाकिस्तान क्षेत्र चलते हैं। पाकिस्तान को आप इतिहास में नहीं छोड़ सकते हैं, वर्तमान में भले ही आप छोड़ दें, इतिहास में नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान क्षेत्र में जो आपका नाम आता है खैबर, गोमल, बोलन दर्रा, उसके अलावा जो 2-3 नदी है, जोब, लोलाई और दास्त नदी है। ठीक है, और जो आपका गुजरात की ओर अगर हम चलें तो वहां पर कच्छ और काठियावाड़ है। राजस्थान में जो है आपका थार है, और पंजाब हरियाणा क्षेत्र में पंचनद भूमि कहा जाता है, जिसमें जो आपका सिंधु नदी है और उसकी 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बिहार जो आपका है, उत्तर प्रदेश में चला मेन जो आपका क्षेत्र था, आकर्षण का क्षेत्र अगर आप बोलिएगा, वो था गंगा और यमुना दोआब। थार मरुस्थल जो मैंने बताया विकर्षण का क्षेत्र था। और बिहार में गंगा घाटी जो है वो पूरी तरह से आकर्षण का क्षेत्र था। गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल में मिलते थे, अभी बांग्लादेश में मिलते हैं, लेकिन उस समय बंगाल में मिलते थी दोनों नदियां। तो वो भी आकर्षण के क्षेत्र थे, क्योंकि वो जो डेल्टाई क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र है, वो भी आकर्षण के क्षेत्र थे। उसके नीचे उतरिएगा सुंदरबन डेल्टा से तो महानदी का डेल्टा हो गया। उससे और नीचे उतरिए आंध्र प्रदेश में तो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा हो गया, और फिर तमिलनाडु में आइए तो कावेरी का डेल्टा हो गया। अब हम लोग पश्चिमी तट पे देखते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है नर्मदा और तापी का डेल्टा है, ये भी आकर्षण के क्षेत्र थे। और गुजरात में कच्छ काठियावाड़ थोड़ा सा पठारी क्षेत्र है, और कच्छ और काठियावाड़ जो आप देख रहे हैं उसको छोड़ करके रेस्ट पार्ट जो है मैदानी क्षेत्र है, तो वो आकर्षण के क्षेत्र होंगे। गुजरात के छोटे से पार्ट ही आकर्षण के क्षेत्र होंगे। इसके अलावा जो मैप में मैं दूंगा वहां पर 4 कोस्ट का आप ध्यान रखिएगा। ये 4 कोस्ट भी अक्सर जो है आपके इतिहास में महत्वपूर्ण बन जाएंगे, अक्सर ये नाम आते रहेंगे। महाराष्ट्र का जो कोस्ट कहा जाता है कोंकण, हालांकि ज्योग्राफी का चीज है, लेकिन इतिहास में अक्सर आते रहेंगे जब आपका प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक। कोंकण के बाद आपका नीचे केरल कोस्ट को कहा जाता है मलाबार,
और उड़ीसा और आंध्रा के कुछ भाग के कोस्ट को कहा जाता है उत्तरी सरकार। आंध्रा कोस्ट को आंध्रा कोस्ट कहा जाता है और जो तमिलनाडु का कोस्ट है उसको कोरोमंडल कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे कोस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कोस्ट्स में, इन जो आपके तटों पर कुछ ऐसे बंदरगाह थे जो प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण थे। उनमें से कुछ बंदरगाह आज भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको करना है नदियां। ठीक है, नदियां भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ। तो कौन कौन नदी को आपको ध्यान रखना है वो आपको मैं मानचित्र में प्रदान कर दूंगा। उसमें जो है नॉर्थ में पंचनद, गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा जो है जो सिंधु है, सिंधु, ब्यास, चेनाब, सतलज, ये जो आपकी नदियां हैं। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, और मध्य भारत में नर्मदा, तापी, साउथ इंडिया में गोदावरी और कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये नदियां जो है महत्वपूर्ण है, इन पर ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में एक महानदी है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। पर्वत के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, उसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारत में राजमार्ग जो थे, किस मार्ग का उन लोग प्रयोग करते थे प्राचीन लोग, उसमें आपका दो पार्ट में बांटना है। एक आंतरिक राजमार्ग और दूसरा बाह्य राजमार्ग। ठीक है, आंतरिक राजमार्ग में जो बाह्य राजमार्ग पर पहले चर्चा कर लेते हैं। जो आप जीटी रोड के नाम से जानते हैं कि शेरशाह ने बनवाया था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका अस्तित्व, इस मार्ग का अस्तित्व जो है आपका मौर्य काल से है। बुद्ध काल में भी इसके साक्ष्य मिले, क्योंकि वो जो रास्ता था वो उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था। और यह जो है तक्षशिला से होकर के ताम्रलिप्ति तक आता था। तक्षशिला भी पाकिस्तान में है और ताम्रलिप्ति जो है बंगाल में है। रास्ते में जो है मथुरा हो गए, वाराणसी हो गए, चंपा, भागलपुर, वो मिलते थे। तो ये आपके उत्तरापथ के नाम से जाने जाते थे। इस उत्तरापथ से जगह जगह पर जो छोटे छोटे राजमार्ग निकलते थे, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे। जैसे आपका राजगृह से आपका पटना के लिए, कपिलवस्तु के लिए, वैशाली के लिए, सब पुराने शहर हैं। मथुरा से आपका अवंती के लिए, अवंती से भड़ौच के लिए, भड़ौच से आपका सोपारा, कल्याणी के लिए, पैठन और नासिक के बीच आपका एक राजमार्ग था। ये सारे मैप में आपको मिल जाएंगे। वाराणसी से आप जानते हैं आज भी साउथ इंडिया की ओर रेल लाइन और सड़क निकलते हैं। उस समय भी आपके एक पथ थे वाराणसी से साउथ की ओर। ये सारे पथ जो है दक्षिणा पथ कहलाते थे। ये वाराणसी से अमरावती तक थे, अवंती से एक अमरावती की ओर आते थे। एक साउथ में आपका था पुहार से कावेरीपट्टनम। पुहार जो था केरल का एक बंदरगाह था और कावेरीपट्टनम जो था तमिलनाडु का एक बंदरगाह था। तो इस ढंग से आपको इतिहास में ये समझना है कि किन क्षेत्रों में कौन कौन से जो क्षेत्र थे वो आकर्षण के क्षेत्र थे और कौन कौन क्षेत्र जो थे विकर्षण के क्षेत्र थे। जितने भी डेल्टाई क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, उस समय आकर्षण के क्षेत्र थे। पहाड़ी, पठारी, मरुस्थलीय क्षेत्र जो थे वो विकर्षण के क्षेत्र थे। और आक्रमण कहीं से भी हुआ, आक्रमण के दौरान ये ध्यान रखना है कि आक्रमण जो भी हुआ विकर्षण ऐसे क्षेत्रों से हुआ जो संसाधन से विहीन थे। और भारत चूंकि संसाधनों से युक्त था, इसके कारण उन लोग जो संसाधन से विहीन क्षेत्र वाले थे वो बहुत ही जोश के साथ भारत पर आक्रमण करते थे। अब भारत थोड़ा सा रक्षात्मक हो जाता था। तो इस ढंग से आपका ज्योग्राफी का जो है हिस्ट्री पर प्रभाव है। इसको आप लोग समझिए और आगे मैप को देखिए और उसको जरूर नोट कर लीजिए। धन्यवाद।